एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा होने वाला है और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। सर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू फाइंड एन एल एंड ऑर्बिटल फ्रॉम आरएनए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने हाइड्रोजन एटम के लास्ट क्लास में वेव फंक्शन पढ़ा था सर। हमने रेडियल वेव फंक्शन भी पढ़ा था, एंगुलर वेव फंक्शन भी पढ़ा था। सर रेडियल वेव फंक्शन अगर है तो वहां से हमने कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल एन और एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर हम एन और एल की वैल्यू पता कर सकते हैं सर, हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी सबसेल है ना, यानी कौन सी ऑर्बिटल है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। तो वो हम कैसे पता करेंगे रेडियल वेव फंक्शन से, तो वो हम जानने वाले हैं। सर इससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज। क्या बता दूं? ये हमारा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का, ये हमारा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 14 है। सर इससे पहले हमारे 13 लेक्चर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के हो चुके हैं। और सर ये जो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट है। सर इससे पहले एक यूनिट हो चुकी है जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना। और एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। जैसे ये सारे के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है। इसके बाद बोहर्स मॉडल, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑपरेटर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। सर उसके पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इनके वेव फंक्शन क्या होते हैं, इनके रेडियल वेव फंक्शन कर्व क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व क्या है, वो सब भी पढ़ चुके हैं। सर इसके बाद हमने श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम पढ़ा था और हाइड्रोजन एटम में उसका रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है ये जान लिया, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है ये भी जान लिया। सर जब जान लिया तो रेडियल वेव फंक्शन में हमने कहा था कि सर जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन होता है वो हमें आर और एन की वैल्यू को बताता है। तो वो ये पढ़ा था हमने कहा था सर रेडियल पार्ट या फिर रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें हमारा इस तरह का कुछ हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन आया था। तो इस रेडियल वेव फंक्शन से हम एन और एल इन दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे सर ये बता दीजिए हमें। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले यहां पर अगर थोड़ी सी नजर डालोगे तो जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन होता है ना सर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से? देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना L और यहाँ पर n+L 2L+1, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसको आप कांस्टेंट टर्म मानेंगे। इसके अलावा एक आपको एक्सपोनेंशियल टर्म मिलेगा, ठीक है, एक आपको मिलेगा r की पावर कहीं ना कहीं l होगी, तो ये आपका r की पावर l वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने बहुत सारे वेव फंक्शंस लिख रखे हैं। मुझे नहीं पता सर ये 1s का है, 2s का है, 3s का है, 4s का है, 2p का है, 3d का है, 4d का है, आई डोंट नो किस चीज का वेव फंक्शन है ये सारा। हमें यहां से पता करना है कि ये वेव फंक्शन किस ऑर्बिटल के हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको केवल एक काम करना है। सर काम क्या करना है? जो भी हमारे पास देखो रेडियल वेव फंक्शन होता है, रेडियल वेव फंक्शन एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सर 3 पार्ट्स कौन कौन सा होगा? एक तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगा, एक तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा ऐसा होगा जहां पर आर की कोई ना कोई पावर होगी, यहां पर आर की कोई ना कोई पावर होगी। मैं यहां पर एल मान लेता हूं, आर की पावर कितनी है, एल, जो एल की वैल्यू बताने वाला है। एक टर्म और आएगा आपका भाई, एक टर्म और आएगा, वो है हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म, ई की पावर होगा, क्या होगा, ई की पावर कुछ ना कुछ होगा, 1 यहां पर लिख रहा होगा एन ए नोट। क्या लिखा होगा, एन ए नोट। सर एक क्या लिखा है, बस अगर ये आपने समझ लिया भाई, रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी आपको कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। ये टर्म आपके इजीली आपका बता सकते हैं कि हमारी ऑर्बिटल कौन सी होगी, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है, एक मिडिल आर वाला टर्म है और एक हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है। सही है। आपसे कहा जाता है कि भाई एन की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे सर? एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू हमारा हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ए नॉट इन एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म।
सर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसमें ए नॉट का जो भी कोफिशिएंट होगा वो एन की वैल्यू है। मतलब सर ए की पावर में जो भी होगा वहां पर जहां पर आपको ए नॉट दिखाई दे रहा हो, ए नॉट से पहले जो नंबर है, ए नॉट से पहले जो नंबर है वो आपका एन की वैल्यू होगी। वो क्या होगी भाई? वो आपका एन की वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आएगा कि सर हमें अगर एन ढूंढना है तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या ढूंढेंगे? आपको एक्सपोनेंशियल टर्म देखना है, और एक्सपोनेंशियल टर्म मिल गया तो उसके बाद ए नॉट का कोफिशिएंट देख लो क्या है। उसके बाद सर अगर हमें एल की वैल्यू पता करनी हो तो कैसे देखेंगे? ये जितना दिखने में भयानक होता है ना, टफ होता है, ये करना उतना ही आसान होता है। एक्चुअल में इसको क्यों पढ़ा रहा हूं भाई? जहां पर थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये वाला टर्म थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। लेकिन जहां ऑब्जेक्टिव होते हैं ना भाई, वहां पर बहुत जल्दी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसको पूछने के, क्योंकि जस्ट आपको वेव फंक्शन दे रखा होता है, आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें एन की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है। सर कैसे करेंगे बताइए? एल कैसे पता करेंगे? हम एल में लिखेंगे इट इज ए मिनिमम पावर ऑफ आर इन दिस मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म बोल देता हूं उसको मैं, मिडिल टर्म। जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये मिडिल टर्म हो गया, ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल टर्म में ए नॉट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो एन की वैल्यू होती है, और मिडिल टर्म में जो आर की मिनिमम पावर होगी, कम से कम जो पावर है ना भाई, उसको हम बोलते हैं एल की वैल्यू। सर हमें क्वेश्चन करके बताइए, हमें क्वेश्चन करके बताइए, जैसे कि हमारे पास में ये बहुत सारे अलग अलग वेव फंक्शंस दे रखे हैं, ये अलग अलग वेव फंक्शंस दे रखे हैं, और इनमें मुझे पता करना सर एन की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, और फिर ऑर्बिटल क्या है वो पता करना है। तो बहुत आसान है भाई, देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर। इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका ये, एक काम करते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ बीच में, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे ना। आप कहीं पर, अरे आप कहीं पर कंफ्यूजन ना पड़े कि कौन सा वेव फंक्शन किधर है ना, इस वजह से मैं ये लाइन खींच देता हूँ। चलिए भाई हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरह से एक ये वेव फंक्शन हो गया ऊपर, इसी तरह से अगला हमारा वेव फंक्शन ये वाला हो गया है, इसी तरह से अगला हमारा वेव फंक्शन, अगले वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगला वेव फंक्शन हमारा एक ये हो जाएगा, फिर हमारा वेव फंक्शन एक ये हो जाएगा, है ना, ओवरलैप ना हो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए सर हो गया। अब हम सबके लिए एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, ऑर्बिटल पता कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर? यहाँ पर हम एन की वैल्यू लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम एल की वैल्यू लिखने वाले हैं, फिर हम ऑर्बिटल्स के बारे में लिखने वाले हैं। क्या कहा था सर? अगर हमें मान लीजिए एन की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू पता करनी है सर? हमको पता करनी है एन की वैल्यू। आपको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल टर्म में जाकर ए नॉट के कोफिशिएंट को देख लीजिए। सर देखना, हम एक काम करते हैं, नीचे से समझने की कोशिश करते हैं, इजीली समझ में आएगा। आप इसको देखो, देखो नीचे वाले टर्म को देखो, ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल टर्म कैसे देखेंगे सर? ए की पावर, 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 ए की पावर। तो जो भी ए की पावर है दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म। इसमें ही ए नॉट का कोफिशिएंट देखना है। सर मुझे एन की वैल्यू पता करनी है, जरा देखिए मुझे क्या करना है सर। यहां पर इस पूरे टर्म में अगर मैं देखूं, रेडियल वेव फंक्शन है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये मिडिल टर्म है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है। एन देखना है तो एक्सपोनेंशियल टर्म में ए नॉट को देख लो। सर ए नॉट मिला क्या? ये रहा ए नॉट। ए नॉट से पहले कितना है? 3 है ना, तो एन की वैल्यू 3 हो। अगर ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट से पहले 3 लिखा है तो एन की वैल्यू 3 होगी। सर सब में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ऐसे तो इस वाले की अगर मैं बात करूं, यहां पर e की पावर में जो भी टर्म है वहां पर ए नॉट से पहले 3 लिखा है, या इसके लिए भी एन की वैल्यू 3 होगी। सर यहां पर इसमें भी ए नॉट से पहले 3 है, एन की वैल्यू 3 होगी। सर यहां पर ए नॉट से पहले कितना है? 2 है एक्सपोनेंशियल टर्म में, तो एन की वैल्यू 2 होगी। सर यहां पर ए नॉट से पहले 2 है, इसके लिए भी एन की वैल्यू 2 हो गई। सर यहां पर ए नॉट से पहले कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब 1 होगा ना, तो इसलिए 1 होगा। सर क्या आपको ये पूरे के पूरे वेव फंक्शन याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको जस्ट इनको देखना है। जस्ट देखने के बाद
इजीली हमने एन की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे आर की वैल्यू, अब हम निकालेंगे भाई आर की वैल्यू। सर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा निकालने की कोशिश करता है, नीचे से करता है। कांस्टेंट टर्म हटा दो, कांस्टेंट टर्म से हमें मतलब नहीं, मिडिल और एक्सपोनेंशियल टर्म से मतलब है। मिडिल में अगर आप देखोगे आर की मिनिमम पावर कितनी है, यहां पर तो केवल एक ही आर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, और इस एक आर की पावर कितनी है सर 2 है, मतलब सर एल की वैल्यू 2 होगी। अच्छा आगे वाले में देखना, सर यहां पर ये क्वेश्चन टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, ये हो गया मेरे पास मिडिल टर्म। सर इस मिडिल टर्म में यहां पर आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की पावर, सर ये एक आर दिखाई दे रहा है, इसकी पावर 1 होगी, ये आर दिखाई दे रहा है, इसकी पावर 2 है, सर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर एल की वैल्यू क्या, आपने तो एल की वैल्यू क्या बताई थी, आर की पावर बताई थी, लेकिन हमने यहां लिखा है मिनिमम पावर ऑफ आर, आर की कम जो पावर होगी ना वो एल की वैल्यू है। सर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर आर की वैल्यू 2 है, यहां पर आर की पावर 1 है, कम पावर कितनी है 1, इसलिए एल की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है सर, ये भी आसान रहा। चलो इससे ऊपर वाले टर्म में पहुंच जाते हैं। जब इससे ऊपर वाले टर्म में पहुंचते तो ये कांस्टेंट टर्म हटाओ, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, यहां से एन की वैल्यू निकाल ली, ये बचा बीच वाला पार्ट, यही तो बचा भाई, ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा मिडिल पार्ट है। अब मैं यहां से निकालना चाहता हूं सर एल की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो यहां से ये वाली वैल्यू को मैं उठाता हूं, क्या लिखता हूं मैं, क्या लिख रहा है यहां से 3 - 2ZR/A0, यहां लिख देता हूं मैं 3 - 2ZR/A0। उसके बाद क्या लिख रहा है भाई 3 - 2ZR/A0 प्लस 2Z²R²/9A0 प्लस 2Z²R²/9A0। सर यही तो है। अब यहां से अगर आपको पता करना है सर आर की पावर मिनिमम कितनी है, आप कहेंगे सर यहां पर मेरे को आर दिखाई दे रहा है, आर की पावर 2 दिखाई दे रहा है मेरे को, यहां पर भी आर दिखाई दे रहा है, आर की पावर 1 दिखाई दे रहा है मेरे को, यहां पर कोई आर नहीं दिखाई दे रहा। आप कहेंगे सर सबसे कम पावर कितनी है, आप कहेंगे सर 1 है, नहीं है, यहां पर 1 नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा। सर ये पूरा का पूरा टर्म इस तरह से है ना, देखो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पर भी कोई ना कोई आर की टर्म होगी। सर मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, आपको कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर है 3 है ना, खाली 3 का मतलब आर की पावर 0, आर की पावर 0। सर लिखा क्यों नहीं, लिखा क्यों नहीं फिर आर की पावर 0, क्योंकि अगर किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, ये आपको खुद देखना है कि अगर मिडिल टर्म में कोई पार्ट्स अगर इस तरह से ऐड है या सब्सट्रैक्टेड है तो वहां पर आपको चेक करना है कि पूरे टर्म में आर की मिनिमम पावर। सर यहां पर इसकी वैल्यू 1 है इसलिए उसने वहां पर दिखाया नहीं, तो यहां हम देख रहे हैं आर की पावर 0 है, यहां आर की पावर 1 है, यहां आर की पावर 2 है। सर सबसे कम पावर कितनी होगी, सर हम दिखाई दे रही है 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले टर्म में एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, आगे देखिए सर क्या देखना है, आगे यहां पर आगे हमें देखना है सर एक्सपोनेंशियल टर्म से एन की वैल्यू निकालनी 2 होगी। अब आर एल की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट हटाओ, एक्सपोनेंशियल हटाओ, ये बचा ZR/A0, आर की मिनिमम पावर एक ही आर है ना तो 1 होगा, सर 1 होगा। इस वाले में ऊपर चलिए भाई, ये कांस्टेंट टर्म हटाओ, एक्सपोनेंशियल टर्म हटाओ, 2 - ZR/A0। सर यहां पर आर की पावर 1 है लेकिन ये 2 मान ये क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है पूरे टर्म में, इसका मतलब यहां पर आर की पावर 0 होगा, और आर की पावर 0 तो एन की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम पावर 0। इसके बाद यहां पर आई भाई ये कांस्टेंट टर्म हटाओ, ये एक्सपोनेंशियल टर्म हटाओ। सर मिडिल टर्म तो है ही नहीं, इसमें है नहीं, क्या मतलब है सर, जो है नहीं इसका मतलब आर की पावर 0 होगा तभी तो 1 हो जाएगा, आर की पावर 0 होगा तो यहां पर एल की वैल्यू हो जाएगी 0, यहां पर एल की वैल्यू हो जाएगी 0। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम कहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहां से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और किस तरह से हम ऑर्बिटल्स को निकालेंगे, ये अब हम समझ लेते हैं। सर हमने एक चीज जानी थी पहले जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे, जब हमने एक चीज जानी थी, और वो एक चीज क्या थी सर, वो एक चीज ये थी कि हमारे पास में एल की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 कुछ इस तरह से हो सकती है, बिल्कुल। तो यहां पर हमारे पास सब सेल थी ना, हमारे पास क्या था सब सेल, सब सेल हमने क्या निकाला था सर, 0 के लिए S,
1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। क्या ये था? क्या ये था? हम कहेंगे सर बिल्कुल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल था। हम 0 की बात आती है तो S लिखते हैं, 1 आता है तो P लिखते हैं, 2 आता है तो D लिखते हैं, 3 आता है तो F लिखते हैं। ये हम पहले से जान चुके हैं सर, ये हम पहले से जान चुके हैं, और जान चुके हैं तो इसको इधर अप्लाई कर दीजिए। सर क्या करेंगे इधर अप्लाई? देखिए जरा कैसे करेंगे। देखिए भाई, n की वैल्यू 1 लिख दिया, l की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए कितना होता है? s, ऑर्बिटल 1s हो जाएगी, यानी कि सबसे आपकी 1s हो जाएगी। क्या आप बात करिए, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 मतलब s, ये 2s हो गया। 2 और l की वैल्यू कितनी है? 1 के लिए कितना होता है? p मतलब 2p। सर यहां पर 3 है, l की वैल्यू 0 मतलब s, 3s। अब ये 3 है, 1 का मतलब p हो गया। सर ये 3 है और 2 का मतलब d मतलब 3d हो। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं पता है? अब कहना ये चाह रहा हूं, आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई ये जो वेव फंक्शन आपको दिया है, रेडियल वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन किस ऑर्बिटल का है या किस सबसेल का है? आप कहेंगे सर 1s का ये हो गया, 2s का ये हो गया, 2p का ये हो गया, 3s का ये हो गया, 3p का ये हो गया, 3d का ये हो गया। इस तरह से हमारे पास रेडियल वेव फंक्शंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियल वेव फंक्शन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीमुथल क्वांटम नंबर l को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उनसे हम ऑर्बिटल्स का पता कैसे लगा सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो भाई हमने जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो सब हमने कर लिया है यहाँ से, जो हमारा हाइड्रोजन एटम था उसको। अब अगले लेक्चर में हम जानने वाले हैं भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमने बीएससी फर्स्ट सेम में एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर हमने डाल रखा है चैनल पर। अगर आपको एमओटी नहीं आता तो वहां से जा सकते हैं, क्योंकि डिटेल हमने वही पढ़ा था। हम इस वक्त इस यूनिट में जितना काम आने वाला है उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने वाले, ठीक है। तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डाल दूंगा आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जितना इसमें काम होगा उसको हम पढ़ने वाले अगले लेक्चर में एमओटी। उसका बाद अगला लेक्चर होगा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद इस यूनिट को वहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपका काम है केवल लेक्चर को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।